हाय फ्रेंड्स। ये जो आज का हमारा वीडियो है, दिस इज अबाउट एनालाइजिंग ए बैंक्स परफॉर्मेंस। तो जब हम बैंक्स की परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं तो नेचुरली हम क्या कहाँ से शुरुआत करेंगे आपको अच्छे से समझाने के लिए एक ऐसे बैंक से शुरुआत करेंगे जो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पे लिया जाता है कि हाँ, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, which is clearly a leader. And the name of the bank is absolutely no surprises is HDFC Bank Limited. Okay, it's a professional bank, professionally run bank without any interference of the promoters. तो यहाँ पे एक बात और समझ में आ जाती है कि अगर आपको कोई वर्ल्ड क्लास कंपनी बनानी है तो आपको प्रोमोटर्स के इंटरफेरेंस से फ्री रहना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एच डी एफ सी बैंक की हम परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे आज, तो खरबंदा साहब, थैंक यू वेरी मच। विद योर ब्लेसिंग्स आई विल ट्राई टू टीच माय स्टूडेंट्स हाउ टू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ अ बैंक एंड अ लीडिंग बैंक, ए गोल्ड स्टैंडर्ड बैंक। तो देखिए क्या होता है, ये हम सबको मालूम है कि हमारा फिनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के जो 12 मंथ्स हैं, इनको हम 3 मंथ्स ईच के 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो इस टाइम हम परफॉर्मेंस जो रिव्यू करेंगे वो Q4 की करेंगे। आप ये देखेंगे कि हमेशा Q4 की परफॉर्मेंस इज ऑलवेज द मोस्ट स्टर्लिंग परफॉर्मेंस। उसकी 2-3 वजह होती हैं। एक तो ये होती है कि जो आपने साल के बिगिनिंग में अपने टारगेट्स सेट किए हुए होते हैं और कहीं पे शॉर्टफॉल आ रही होती है, तो Q4 में बहुत बड़ा एक प्रेशर होता है बैंक के ऊपर या किसी भी कंपनी के ऊपर टू अचीव दोज टारगेट्स, बिकॉज आपके सीनियर्स, बैंक का मैनेजमेंट, टॉप पीपल इन द बैंक वो तो माफ कर सकते हैं, लेकिन एक मार्केट जो है वो माफ नहीं करती। क्योंकि अगर मार्केट को पता है कि आपको लेट्स से 50,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इस साल में देना था और आपने 45,000 करोड़ ही दिया, तो मार्केट विल नॉट बी टेकिंग दिस लाइटली। या तो आप 44,000 सेट करते और 45,000 अचीव करते। अगर आपने 50,000 सेट किया है टारगेट नेट प्रॉफिट का, 50,000 करोड़ फॉर ए बैंक लाइक दिस, तो बेहतर है आप 51,000 करोड़ अचीव करो इफ यू वांट शेयर प्राइस ऑफ योर मार्केट टू मूव अप, if you want the attention of the global investors. Number 2, if you want to maintain the standard of your own of the gold standard. Okay, वैसे भी ये कहा जाता है कि टॉप पे पहुंचना उतना मुश्किल नहीं होता जितना टॉप पे पोजीशन को रिटेन करना होता है। लेकिन HDFC बैंक ने न केवल वहां पे पहुंचने में बहुत जल्दी दिखाई, हमेशा से मेंटेन करने में भी जो ताकत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। देखिए, आपकी P&L जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो इन चीजों से बना है और हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेट इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम, नेट रेवेन्यू, तो ये दोनों चीजें जो है, ये इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट होती है। ओके, एम्प्लॉय कॉस्ट होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशनिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज कॉस्ट हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेयर एंड टेयर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट जो उसमें डिडक्ट कर लेते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको आप कंपनी के उसमें एबिटा कहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी हो जाता है। एबिटा मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। ओके, फिर नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप डिविडेंड दीजिए अपने शेयर होल्डर्स को, या आपने रिजर्व्स में रखिए, कोई चीज बाय करिए उससे, कोई कंपनी एक्वायर करिए, आपकी मर्जी है। एम्प्लॉय कॉस्ट, चूंकि इट्स ए हेविली सर्विस ओरिएंटेड कंपनी, एम्प्लॉयज का नंबर बहुत ज्यादा होता है, एम्प्लॉयज कॉस्ट मैटर करती है। और फिर मार्केट भी एनालाइज करती है इस चीज को कि पर कैपिटा एम्प्लॉय आप कितनी इनकम ले रहे हैं, कितने आपके एसेट्स हैं पर कैपिटा, कितनी आपकी लाइबिलिटीज हैं पर कैपिटा, अदर इनकम कितनी है, वो पर कैपिटा का भी एक रेशियो आता ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, ये 15 अप्रैल को एनालाइज हुए थे। 31 मार्च लास्ट डे होता है क्वार्टर का भी, हाफ ईयर का भी, फाइनेंशियल ईयर का भी। तो 14-15 दिन किसी भी
वर्ल्ड क्लास कंपनी को लगेंगे ही लगेंगे अपने अकाउंट्स को कंसोलिडेट करने में, ऑडिट करने में और पब्लिश करने में, डिक्लेयर करने में। तो देखिए यहाँ पे आप कोई सा भी ग्राफ लीजिए अगर इनका, नेट इंटरेस्ट इनकम, यहाँ पे एक एनआईआई बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। व्हाट इज नेट इंटरेस्ट इनकम? देखिए बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स की दो एक्टिविटीज होती है, इंटरेस्ट देना और इंटरेस्ट लेना। लायबिलिटीज पे वो इंटरेस्ट देते हैं। अब लायबिलिटीज आपको पता ही है, कासा, तो का पे तो इंटरेस्ट नहीं देते, सा पे तो इंटरेस्ट देते हैं सेविंग्स अकाउंट पे। और फिर आगे आपकी टाइम लायबिलिटीज या टर्म लायबिलिटीज, जिसमें आपका आ गया फिक्स डिपॉजिट, और वो हाई इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, तो उन पे इंटरेस्ट देना है, सेविंग्स पे इंटरेस्ट देना है। तो ये तो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, आउटफ्लो हो गया। नेचुरली आपका प्रॉफिट तभी होगा जब आपको इंटरेस्ट देना कम हो और लेना ज्यादा हो, अदरवाइज तो लॉस हो जाएगा। तो नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब है कि जो आपके इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स हैं, लोन्स एंड एडवांसेस, टर्म लोन्स, ओके, उन पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, जो आपको डिपॉजिट्स पे देना पड़ रहा है वो कम देना पड़ रहा है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम इज पॉजिटिव। इसका उल्टा मींस योर बैंक इज हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर, ओके, कि आपको देना ज्यादा पड़ रहा है और लेना कम है। ऐसा कभी भी किसी बैंक के साथ सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, आती भी नहीं है, ओके। तो ये देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप यहां से शुरू करते हैं 13-14 से, वेयर इट वाज 18,483 करोड़, और अब आप आते आते आप आ गए यहाँ पे 10th ईयर में 86,842 करोड़। सो इट्स अ सब्सटेंशियल जंप। कोई भी ईयर ऐसा नहीं है जहां पे आपका या तो स्टैग्नेंट रहा हो या फिर वो नीचे गया हो, जबकि आप किसी भी और बैंक में देखेंगे तो ये ब्लॉक्स आपको ऐसे सीढ़ी की तरह ऊपर जाते हुए नहीं दिखेंगे। एंड दैट इज व्हाट मेक्स एचडीएफसी बैंक ए गोल्ड स्टैंडर्ड, ओके। ईयर आफ्टर ईयर तो छोड़ दीजिए, विद इन द ईयर, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर भी ये जो पायदाने हैं, ये सीढ़ियां हैं, ये हमेशा ऊपर की तरफ गई हैं, ना स्टैग्नेंट हुई हैं। नीचे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो Q4 के रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल स्टर्लिंग रिजल्ट्स हैं, आपके सामने हैं। दूसरी बात बच्चों, मैंने आपको ये भी बताई थी कि जब भी बैलेंस शीट पब्लिश होती है, ओके, अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स, आपको कंपैरेटिव एनालिसिस देना होता है corresponding period of the last year, so that the shareholders, the investors, the prospective investors, the general public ये समझ ले कि आपने पिछले साल के कंपैरिजन में बिजनेस में क्या ग्रोथ की है, रियल में क्या ग्रोथ की, आपकी रियल ग्रोथ क्या है, ओके। तो देखिए यहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल क्लियर है, 23.7% ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ओवर Q4। Q4 22 में क्या थी और Q4 23 जो है इसमें क्या ग्रोथ है, कितनी, 23.7%। और अगर आप पूरे साल का देख लेते हैं तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर के ऊपर 22-23 में ये नेट इंटरेस्ट इनकम हैज गॉन बाय, यू कैन से, अगर आप राउंड अप करते हैं तो 21%, विच इज फिनोमिनल। नॉट दैट कि ओके और कोई बैंक्स इससे ज्यादा नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। अब तक बहुतों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कोई 26% दिखा रहा है, कोई 27% दिखा रहा है, लेकिन वो गोल्ड स्टैंडर्ड बैंक्स इसलिए नहीं कहे जा सकते कि अगला क्वार्टर गॉड नोज व्हाट विल हैपन, इट कुड बी 10%। तो एक जिसे कहते हैं ना कि एक कंसिस्टेंसी सचिन तेंदुलकर वाली या अमिताभ बच्चन वाली, तो वो यहाँ पे सिर्फ एचडीएफसी बैंक में ही आती है, और उन्हें नहीं आती है। एक फिल्म हिट हो गई, आगे की 3 फ्लॉप हो गई, फिर एक हिट हो गई, फिर 4 फ्लॉप हो गई, वो ऐसा नहीं। ये बात बना दिए रन अगले 10-15 टेस्ट में कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, ओके। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर एचडीएफसी बैंक, ओके। अदर इनकम क्या होती है? एनआईआई तो हमने आपको समझा दिया। अदर इनकम का मतलब होता है वो इनकम बैंक की जो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग होती है, जो एडवांसेस या एसेट से अलग होती है। बैंक्स बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, लॉकर भी देते हैं, फॉरेक्स भी देते हैं, ओके, डेरिवेटिव्स भी हैंडल करते हैं बैंक्स, और क्रेडिट कार्ड्स भी इशू करते हैं। अगर आपका कोई कार्ड खो गया हो कुछ है तो रिप्लेसमेंट करने की कॉस्ट भी होती है। बैंक गारंटीज भी इशू करते हैं
और लेटर्स ऑफ क्रेडिट भी इशू करते हैं। तो कमीशन एंड फीस, मर्चेंट बैंकिंग भी करते हैं। तो एक कमीशन एंड फीस आपका एक बहुत बड़ा चंक है। प्रोसेसिंग फीस, ओके, लोन अप्रूव करते हैं तो प्रोसेसिंग फी होती है, लोन रिन्यू करते हैं तो रिन्यूअल फी होती है। तो इस तरह की जो इनकम होती है उसको कहते हैं अदर इनकम। इसके सिवा और भी बहुत सारी इनकम्स हो सकती हैं। भाई बैंक ने कोई रियल एस्टेट खरीदी थी अपने रीजनल ऑफिस के लिए, अब वो बड़ी जगह जाना चाह रहे हैं तो उसको बेच रहे हैं, तो वो भी अदर इनकम में आ जाएगी। कुछ लोन जो राइट ऑफ करने पड़े थे, ओके, अगर उसमें से रियलाइजेशन आ रहा है तो वो भी अदर इनकम में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके जो अदर इनकम है विच इज नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, सिवा लोन के, वो इसमें आता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये कितनी है ये इनकम, क्या बहुत ज्यादा है क्वार्टर में? नहीं, ये इनकम है 8,731 करोड़, और ये इनकम वही इनकम है जो बैंक अपनी सर्विसेज से देता है। ये इनकम एनआईआई से न केवल कम होती है बल्कि कम होनी भी चाहिए, क्योंकि बैंक की प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है डिपॉजिट्स लेना और लोन देना। बाकी ये एक्टिविटीज उनकी कोर एक्टिविटीज से थोड़ा सा हटके होती हैं। ओके, तो देखिए ये आपकी अदर इनकम है और इसमें भी ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है दैट इज 14.3% और लगभग 6% ग्रोथ है किसमें, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। यहाँ पे भी जब आप देखेंगे तो आपको ये ग्राफ ऐसे दिखेगा, ना स्टैग्नेंट दिखेगा और ना ही आपको नीचे जाता हुआ कहीं पे दिखेगा। ये डायरेक्टली रिलेटेड भी होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि जितने आपके कस्टमर्स की संख्या ज्यादा है, ओके, हेल्दी कस्टमर्स हैं आपके, तो आप उनको और बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे रहे हो। और एचडीएफसी बैंक तो फेमस है वेल्स फार्गो फॉर्मूला के लिए, जहां पे आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हर कस्टमर को देने हैं। आप एंटर करते हैं बैंक के दरवाजे में, अकाउंट खोलते हैं, जाने से पहले आपको 3-4 प्रोडक्ट बिक चुके होते हैं, और विद इन टाइम स्पैन ऑफ 3 to 4 months आप टोटली एंट्रेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि आप 10 प्रोडक्ट तब तक यूज करना शुरू कर चुके होते हैं। तो कुछ आपकी इंटरेस्ट इनकम में आ जाता है और कुछ आपका अदर इनकम में आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है नेट रेवेन्यू। तो क्या फर्क हुआ? आपने कहा यार इनकम भी बता रहे हैं, रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू इज अ ब्रॉड टर्म। रेवेन्यू का मतलब है इनकम फ्रॉम ऑल साइड्स। तो हमने यहाँ पे दो इनकम्स देखी थी, एनआईआई प्लस अदर इनकम। तो इसका मतलब है इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो वो बन जाती है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। ये देखना है बहुत जरूरी इसलिए है कि एक बल्क में कि कुछ छूट तो नहीं गया। अब बताइए उसमें कि ग्रोथ हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वार्टर में 32,000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर इनकी टोटल रेवेन्यू है, और ये जो रेवेन्यू है 21% ग्रो कर रही है, और ईयर ऑन ईयर 16.3% ये ग्रो कर रही है। तो विच इज वेरी हेल्थी, हमेशा से ऐसा ही रहा है इनका। इस तरह से बिजनेस प्लान बनाते हैं ये कि आप रियलिस्टिक भी होते हैं, एम्बिशियस भी होते हैं, और अगर सुपर एम्बिशियस हो जाते हैं तो उसी तरह से क्वार्टर 1 में ही एम्प्लॉइज वगैरह हायर करके, स्ट्रेटेजी बना के, डेली बेसिस या आवरली बेसिस पे रिव्यू करके, और फिर इसको इन्होंने अचीव करना ही करना है। ऐसा कोई टारगेट नहीं सेट करता है ये बैंक जो अचीव ना कर पाए ये, ठीक है। और अगर अचीव नहीं कर पाया तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपके रेवेन्यू तो आ गई, आपने देख लिया रेवेन्यू, या आपका जो ग्राफ है बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह ऊपर जा रहा है। अब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू आपकी जो आई है, सालाना रेवेन्यूज जो आई है विच इज 1,18,057 करोड़। कहने का मतलब है वो रेवेन्यूज हैं जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, ब्याज तो दे दिया आपने डिपॉजिट पे, सब डिपॉजिट पे ब्याज देने के बाद जो कस्टमर से लिया हुआ ब्याज है लोन पे, वो प्लस अदर इनकम 2022-23 में जस्ट कंक्लूडेड फाइनेंशियल ईयर में इनका 1,18,057 करोड़ रुपए हुआ है, विच इज 16.3% ओवर द हायर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर। ओके, तो ये आप ग्रोथ देख रहे हैं। फिर उसी तरह से इसी चार्ट में बहुत अच्छा किया है ये कि इसी चार्ट में ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है। एक तरफ आपकी इनकम आ गई, दूसरी तरफ आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आप किसी वाउचर से, बिल से आप इनकर करते हो, ठीक है। सैलरीज, सॉफ्टवेयर परचेज,
हार्डवेयर परचेजेस, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, ओके, पेंट्री चार्जेस, रेंटल्स, ये सारी चीजें, मेंटेनेंस ऑफ एटीएम्स, ओके, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ओके, ये सारी की सारी चीजें ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ जाती हैं। ओके, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है यहाँ पे नेचुरली ये भी बढ़ेगी जब आपका रेवेन्यू रेट बढ़ रहा है, और अगर आपके ये नहीं बढ़ेंगी तो आप समझ लीजिए कहीं पे कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर ये नीचे जाती है, कम है, तो समझ लीजिए आने वाला टाइम वो कोई अच्छा शगुन लेके नहीं आ रहा है, कोई अच्छा मुहूर्त लेके नहीं आ रहा है। आज अगर आपने कॉस्ट इनकर नहीं की तो कल आप फायदे में कैसे आएंगे? आपने फ्रीज लगा दिया, अब हम कोई एम्प्लॉय नहीं लेंगे साहब, हमारे पास 1,75,000 एम्प्लॉयज हैं, टारगेट तो हम बड़ा कर देंगे लेकिन एक आदमी भी ग्रो नहीं करेगा, मतलब एक आदमी भी ऐड नहीं होगा, तो फिर हो सकता है उस टाइम तो आपकी स्टेगनेंट कर जाए एक क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में, लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले वक्त में आएगा वो ठीक नहीं आएगा। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी हेल्दी प्रैक्टिस, एंड अगेन एज आई सेड, दिस इज ऑल्सो ए गोल्ड स्टैंडर्ड कि यस यू आर कंसिस्टेंटली, it means investing in employees, investing in upgradation of your hardware and software, paying rentals for the newer and newer branches, okay, creating more and more ATMs, having more and more internal and external publicity to attract the worthwhile customers। तो ये सारी चीजें आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ जाती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट। क्यों एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? बिकॉज बैंकिंग इज अ सर्विस इंडस्ट्री, और सर्विस अभी भी हमारे यहाँ कोई रोबोट्स तो दे नहीं रहे हैं, ओके, एम्प्लॉयज दे रहे हैं। अब आपके कस्टमर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, और अगर एम्प्लॉयज नहीं हुए सफिशिएंट जो उनको सर्विस दे रहे हों, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कस्टमर्स विल बी फेड अप, वो कहेंगे हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, और मार्केट में एक नेगेटिव परसेप्शन जाएगा कि बॉस इनके यहाँ बिजनेस तो ये ले लेते हैं लेकिन उसे सर्विस नहीं कर पाते। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, चाहे वो फिर वो बैंकिंग हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, टेलीकॉम हो, रेलवेज हो, जहां पे ये परसेप्शन चला गया कि किसी कॉस्ट पे बिजनेस तो ले लेते हैं लेकिन सर्विस करना इनके बस के बाहर की बात है, तो धीरे धीरे वो नेगेटिव पब्लिसिटी अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है, एंड विद इन अ फ्यू इयर्स द डाउनफॉल बिकम्स इमिनेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कर्व भी जो है ग्रो कर रहा है हमेशा से। इस समय इनके पास 22-23 में 1,55,000 एम्प्लॉइज हैं, और अगर आपने मिस्टर शशि जगदीशन जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका इंटरव्यू पढ़ा हो रिसेंटली, अभी कुछ ही दिनों पहले आया है, उन्होंने कहा कि न केवल वी आर गोइंग टू ऐड मेनी मोर हैंड्स but we are also going to add many more branches। तो branches तो naturally अगर आप ऐड करेंगे तो उसमें particular optimal strength of employees भी चाहिए, which is around 8 to 10। तो अगर आप 500 branches खोलने जा रहे हैं तो आपको 5-6 हजार तो एम्प्लॉइज एडिशनली सिर्फ ब्रांचेस के लिए लगेंगे। फिर एक पिरामिडल होता है, जब ब्रांचेस में ऐड करेंगे तो ब्रांच के सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर्स के सुपरवाइजर होते हैं, और फिर ये ऊपर तक जाता है। और फिर आप जब आपका एक सक्सेस रेट हो जाता है ब्रांच में, तो एक टेम्पटेशन होती है कि हम और ब्रांचेस खोलें, देखिए हमारी ब्रांच प्रॉफिट में है, नए कस्टमर्स लेके आ रही है, नए प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस हाई है, तो फिर ये एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन होती है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है। देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ेगी, और बढ़नी भी चाहिए। 38.7% शायद उन्हें हाई लगती होगी ये बैंक के टॉप मैनेजमेंट को, और थोड़ा हाई है भी, लेकिन इन द करेंट सिनेरियो व्हेन यू आर अर्निंग एंड कैप्चरिंग ए वेरी बिग चंक ऑफ द मार्केट, तो ये 38.7% इंक्रीज है। ये कोई बहुत ज्यादा कोई फिनोमिनल इंक्रीज नहीं है, परसेंटेज में तो आपको ज्यादा दिख रही है, बट अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो सिर्फ क्वार्टर में 4,362 करोड़ है, और साल में ओनली 16,000 करोड़ से थोड़ा सा नीचे है। तो अगर हम राउंड अप भी कर देते हैं, 15.5 को 16 कर देते तो 16,000 करोड़ रुपए की एम्प्लॉय कॉस्ट इनकी आती है, और ये कितनी हाई है? ईयर ऑन ईयर अराउंड 29%। अब आप कहेंगे कि बिजनेस तो 29% नहीं ग्रो किया। अब देखिए यहाँ पे क्या एंगल आता है, जैसे हर साल लोग सीनियर होते जाते हैं, जब आप सीनियर होते जाते हैं तो बैंक आपको वैसे ही पर्क्स और वैसे ही
सैलरी इंक्रीमेंट्स बोनसेस वगैरह देती है, तो इसलिए ये कॉस्ट थोड़ा सा हायर हो जाती है। ओके, यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपके जो रेवेन्यू है आपकी, उसमें से जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल देते हैं तो आपको जो बचता है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 13 पॉइंट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है 13.8%। जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहते हैं मतलब 2022-23 का Q4 का क्वार्टर वर्सेस 21-22 का Q4 का क्वार्टर, that is known as quarter on quarter. And year on year means the full year 22-23 which ended on 31st March 23 versus full year 21-22 which ended on 31st March 22. Okay, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की है लगभग 10% और थोड़ी सी कम है 10% से। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपके हो गए हैं यहाँ पे जो ईयरली है। आइए देखते हैं, यहाँ पे भी आपका ग्रोथ का जो है बिल्कुल शानदार जा रहा है। कोई भी ईयर ऐसा नहीं है जहां पे प्लेटूड हुआ हो, फ्लैट हुआ हो, या कहीं पे कोई ट्रैक्शन है नेगेटिव में जा रहा है। तो टोटल आपका जा रहा है 22-23 में 70,405 करोड़। बैंक एक सर्विस इंडस्ट्री है, पीपल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। पीपल ओरिएंटेड इंडस्ट्री में अगर आपने 10-12 हजार करोड़ रुपए एम्प्लॉइज के ऊपर खर्च किए, उनको सेटिस्फाई किया, उनको खुश रखा, और फिर सारे खर्चे निकालने के बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 70,405 करोड़ दिया, तो दैट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब। and 10% growth in operating profit really in a service industry speaks a lot, and especially at this size. अब साइज देखिए बैंक का, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड दैट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना बड़ा इसलिए भी हो गया कि इसमें इसके सारे एसोसिएट बैंक्स और महिला बैंक जो है भारतीय महिला बैंक सॉरी वो मर्ज हुआ था। एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होना अभी बाकी है, तो पिक्चर अभी बहुत ज्यादा बाकी है मेरे दोस्त। जब ये मर्जर हो जाएगा उसके बाद जो इसका साइज होगा और उसके बाद इसके सारे रेशियोज इंप्रूव होंगे, पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए टैक्स तो कॉर्पोरेट टैक्स तो एक ऐसी चीज है जो देनी ही देनी है। कहते हैं ना कि देयर आर ओनली टू थिंग्स व्हिच आर इनएविटेबल, वन इज डेथ एंड अदर इज टैक्स। तो टैक्स तो देना ही देना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैटर करता है। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 58,485 करोड़। अभी आपने देखा होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ऐसे नहीं थे इतने मतलब कम 70,000 थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, प्रोविजंस हो जाते हैं, ओके, कॉन्टिजेंसीज हो जाती हैं, उनके लिए रिजर्व्स रखते हैं। तो ये सोच के रख चलिए कि बैंक ने एक फंड बनाया है जहां पे अपनी हेल्दी इनकम से उठा के एक ऐसा पोर्शन रख दिया है जो इमरजेंसी में काम आएगा। जरूरत से ज्यादा ही रख देता है बैंक। यही एचडीएफसी बैंक की खासियत है, और इसी की वजह से दिस इज वन बैंक विच इज वैल्यूड ओवर $100 billion in today's price. Okay, it had gone much above that, 120, अगर मैं गलत नहीं हूँ, $120 billion की पीक पे था। बट आने वाले टाइम्स में वी विल सी दैट ओके इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कमिंग फ्यू इयर्स इट विल बी इजीली, मैं कोई स्पेक्यूलेटर नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सूटसेयर और क्रिस्टल बॉल गेजर, बट देन ये $200 बिलियन का बैंक बड़ी जल्दी बनने वाला है। आप मेरे वर्ड से याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन याद रखिएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टरली जो है that is 15,936 crore and the growth is 22.2%, handsome. Okay, and then year on year it is 19.3%, above 19% growth. Boss, this is awesome. Okay, even the share price has not grown that much, okay, during the last 12 months. इसका मतलब है वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि राइट टाइम आने दो, हम दिखाते हैं तुम्हें ग्रोथ। और एचडीएफसी बैंक के केस में ऐसा होता ही है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये इस तरह का ग्राफ दिखेगा। कोई
फ्लैट नहीं है, दो ब्लॉक्स आप देखेंगे कोई भी ईयर, कोई नेगेटिविटी कहीं पे नहीं है कि नीचे चला गया, दिस ईयर देयर वाज लेसर ग्रोथ एज कंपेयर्ड टू द लास्ट ईयर। ओके, और जो मोमेंटम इन्होंने एक्वायर किया है, जो प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं, जो ग्रोथ ये माइंड में रख के चलते हैं हमेशा, वो एकदम फिनोमिनल है। ओके, वो इसको आने वाले एटलीस्ट ए डिकेड तक तो इसी पैटर्न में मोमेंटम जारी रहेगा। देखिए, नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपने सरकार को जो पैसे देने थे दे दी, अब इस पैसे का आप जो मर्जी आया करें। ओके, आप डिविडेंड दें अपने शेयर होल्डर्स को तो दे रहे हैं, अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, और चाहे तो आप रिजर्व्स अपने हेल्दी करें, या फिर आप कहीं इन्वेस्ट करें, किसी कंपनी में कोई एक्वायर करें किसी को, तो जो भी मर्जी आया कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट आपकी अपनी पूंजी होती है। तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे अगर क्वार्टरली, तो इट इज 12,000 crore rupees, which is around 20% growth, and year on year growth also is slightly above 19%। जो ये सेम थिंग। ओके, यहाँ पे इसको भी अगर आप देखेंगे 10 साल में, तो 13-14 में इट वॉज 8,478 crore and now it is 44,119 crore profit after tax, PAT, PAT। So what a big pat on the back of the HDFC people, HDFC बैंक people। इतना तो बहुत से बैंकों का टोटल बिजनेस भी नहीं है इंडिया में। उनका बैलेंस शीट देखेंगे तो 15,000, 8,000, 9,000 करोड़ की है। ओके, साइज उसका। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44,109 crore है, एंड दैट टू in such a curve which is only going northwards। आगे चलते हैं। ये कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जो आपको हम सर्कुलेट करेंगे और आप आराम से देख सकते हैं इसको अपने। अब आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने कर लिया, जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है बैलेंस शीट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपके नॉलेज के लिए आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। इट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 12 months। 12 महीने में क्या हुआ, उन 12 महीने के 4 टुकड़े कर लिए हमने, Q1, Q2, Q3, Q4। भाई, क्या हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है? क्या हमारा Q4 Q3 से बेहतर है? क्या हमारा Q4 लास्ट ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग Q4 से बेहतर है? तो ये सारे कंपैरेटिव एनालिसिस प्रॉफिट एंड लॉस के आ जाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी फिगर होती है, लायबिलिटीज में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में एंटर हो जाता है, बिकॉज दैट बिकम्स ए लायबिलिटी फॉर द बैंक। वो प्रोमोटर्स को, शेयर होल्डर्स को देना है एक दिन आपको। ओके, तो लायबिलिटी साइड में ही आएगा, लॉस होगा वो एसेट साइड में आएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां पे हम बैलेंस शीट की नंबर्स देखते हैं। बैलेंस शीट हमेशा एज एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर डे होता है, कि इस दिन के एंड में जब बिजनेस आज का हमने क्लोज किया, उस दिन हमारी क्या पोजीशन होती है। देखिए, इसमें भी इन्वेस्टर जो है वो देखता है, वो पूछता है, भाई ठीक है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस बढ़िया है, ठीक है, आज की पोजीशन बताइए मुझे, क्या पोजीशन क्या है आपकी, क्या बिजनेस है आपका, कितना हेल्दी बिजनेस है, बिजनेस ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, आप सिर्फ मुझे प्रॉफिट की फिगर्स दिखा रहे हैं। प्रॉफिट की फिगर्स हो सकता है एक अकाउंट से आ गई हो, बहुत बड़ा आपके पास रिलायंस, टाटा एक ग्रुप है और आपने उससे खूब कमा लिया, क्या आपके नंबर्स बढ़े हैं? ओके, आज कितने आपके पास डिपॉजिट अकाउंट्स है, डिपॉजिट कितना है, आपके नेट एडवांसेस कितने हैं? तो आइए चलिए आगे चलते हैं। देखिए, डिपॉजिट्स, अगेन डिपॉजिट्स में भी अगर आप देखेंगे, लायबिलिटीज कहेंगे इनको हम, तो आपका जो ग्राफ है वो भी बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है। इनकी डिपॉजिट्स हैं 18,83,395 करोड़, या समझ लीजिए अगर आप राउंड अप करना चाहते हैं तो 19 लाख करोड़। ओके, 19 लाख करोड़ के आपके डिपॉजिट्स हैं, और 10 साल पहले ये करीब करीब 3.67 लाख करोड़ के थे। तो इन दिस पीरियड इट हैज ग्रोन अराउंड 5.5 to 6 times। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में कितने थे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में पहले अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि 15,59,000 करोड़ थे, और यहाँ पे ग्रोथ जो हुई है ईयर ऑन ईयर, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो दैट इज 21%। ओके, ओवर लास्ट ईयर। यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है, 22-23 फाइनेंशियल ईयर में
लगभग सभी बैंक्स ने, अब तो सबके सभी अच्छे बैंकों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, सबके आ चुके हैं। तो यस, सब बैंकों के आ चुके हैं। तो आपने देखा कि एसेट साइज तो सबने ग्रो किया, लेकिन लायबिलिटी साइड ग्रो नहीं किया सबने, क्योंकि एवरीबॉडी वाज टॉकिंग वेरी लाउडली अबाउट द लिक्विडिटी क्रंच। लिक्विडिटी यही होती है, लायबिलिटी इज लिक्विडिटी। कि सिस्टम में लिक्विडिटी नहीं है साहब, पैसे नहीं है लोगों के पास। लेकिन इस बैंक ने क्या किया है, एचडीएफसी बैंक ने, इसने अपनी लायबिलिटीज को 21% ग्रो किया है। फिनोमिनल। कहां से पैसा लाए हो भाई? कहां था, किनकी जेबों में आपको पैसा दिख गया और आपने की मार्केटिंग टीम ने उनको कहा सर हमारे बैंक में ही आइए और कहीं जाइएगा मत। आई एम टेलिंग यू द फिनोमिनल जॉब। 21% लायबिलिटीज ग्रोथ कहां होती है? ओके, अब इसी के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं इसी चार्ट में कि भाई लायबिलिटीज 21% ग्रो कर रही है, तो एसेट्स कितने ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जो लायबिलिटीज आई है उसको डिप्लॉय भी तो करना है। तो ये जो ग्रोथ हुई है आपकी, ये पहुंच गए हैं आप 16 लाख करोड़ के ऊपर। कितने? 16 लाख करोड़। अब आप सोच रहे होंगे, आप स्टूडेंट्स के मन में होगा यार ये 19 लाख करोड़ है, सारा का सारा क्यों नहीं दिया 16 लाख करोड़? तो यहाँ पे प्रूडेंशियल नॉर्म्स भी होते हैं, स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस भी होती हैं, और दूसरा एक और भी तो चीज है, डिपॉजिट लेना इमीडिएट काम होता है। आपने ठीक है, आपने मार्केटिंग की, आप आ गया डिपॉजिट, लेकिन उसको डिप्लॉय करना वो तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसमें आपको ड्यू डिलीजेंस करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, ओके, फिर डिसबर्स करना है आपको। तो जस्ट इमेजिन करिए कि अगर आप मार्च के महीने में 1 लाख करोड़ रुपए ले आते हैं, तो क्या मार्च के महीने में 1 लाख करोड़ रुपए आप डिसबर्स कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो एक तो ये रीजन है उसका कि 19 लाख एंड 16 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का गैप। उसके बाद में स्ट्रेटेजी गाइडलाइंस है कि आपको एसएलआर और सीआरआर भी रखना है, 18.5% एंड 4%। तो जब आप ये भी रख रहे हैं, ओके, प्लस उसके सिवा और भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं कि किसी ग्रुप को इतने से ज्यादा परसेंटेज नहीं दे सकते, 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी करनी, बहुत सारी एक कॉकटेल है इसकी, हेडी कॉकटेल, जिसको आपको फॉलो करना है। तो इसलिए ये गैप आता है। तो इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। प्लस कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स भी होते हैं, रेशो होता है कि आप माना आप 100 रुपए लोन दे रहे हैं, तो बाजल कमेटी कहती है कि आपके 8 रुपए खुद के होने चाहिए, बाकी आप पब्लिक का डिपॉजिट दे सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक क्या कहती है? वो कहती है भैया 12 होने चाहिए तुम्हारे पास, 12 होने चाहिए। बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक वो कहते नहीं ये भी सफिशिएंट नहीं है, अपने पास बहुत लिक्विडिटी, हम 18 रखेंगे। कैन यू इमेजिन? वो लोग हैरान हो जाते हैं, यूरोपियन बैंक्स। आपने कितने केसेस इन दोनों पढ़े? क्रेडिट स्विस का केस आपने पढ़ा, आपने अभी थोड़े दिनों पहले सिग्नेचर बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, ओके, और इस तरह से अभी एक रिसेंटली एक और बैंक उसका भी लिक्विडेशन हुआ है, जिसे जेपी मॉर्गन ने एक्वायर किया। तो पॉइंट यहां पे आता है कि कहीं ना कहीं तो वो बैंक्स इतने अच्छे से प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो बैंक्स स्ट्रेटेजी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, उनकी लेंडिंग प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं फॉल्टी थी कि इस ट्रैप में आ गए। ओके, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि गोल्ड स्टैंडर्ड तो एक ही होता है, ओके, दैट इज एचडीएफसी बैंक। और अगर आपको लगे कि मैं कहीं पे गलत बोल रहा हूं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कासा। आपने देख लिया ना, आपकी सारी की सारी केवाईसी इसी के ऊपर डिपेंड है। कासा, कासा और केवाईसी ट्विंस हैं लोग, साइनीज ट्विंस, ओके। जैसे अकाउंट खुलेगा, कोई ना कोई प्राइमरी अकाउंट खुलेगा, बेसिक, वहां पे केवाईसी शुरू हो जाएगी। करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, ये फाउंटेन हेड है बाकी सारी रिलेशनशिप्स के, सबका जेनेसिस यहीं पे होता है, ठीक है। तो कासा में करंट अकाउंट जिसमें आपको ब्याज नहीं देना पड़ता कस्टमर को, उसकी ग्रोथ क्या है? तो उसकी ग्रोथ भी आपकी ईयर ऑन ईयर 14% ग्रोथ है, और 2,73,496 करोड़ के आपके करंट अकाउंट बैलेंसेस हैं बैंक में। सेविंग्स अकाउंट इससे ज्यादा है, इसकी ग्रोथ भी 10% है, और सेविंग्स अकाउंट है आपके पास, ओके,
5,62,493 करोड़। तो इसमें जो क्वार्टर एंड की परफॉर्मेंस है वही ईयर एंड की भी परफॉर्मेंस होगी नेचुरली ना। डिपॉजिट्स आपने इतने आउटस्टैंडिंग हैं, तो आउटस्टैंडिंग नहीं यूज करते हैं टर्म डिपॉजिट्स के लिए, इतना बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग लोन्स के लिए यूज करते हैं। तो 5,62,000 करोड़ रुपीस के सेविंग्स अकाउंट है, 2,73,000 करोड़ के करंट अकाउंट्स हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिए, इस पे आप 3 से 4% के बीच में इंटरेस्ट दे रहे हैं। ओके, डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ अकाउंट इट इज और सो, और विच बैंक इट इज। ओके, करंट अकाउंट्स पे आप जो इंटरेस्ट देते हैं दैट इज nil. Reserve Bank of India does not allow any bank in the system to pay interest for holding current account balances. तो ये अगर आप दोनों का ऐड करेंगे टोटल, तो करीब 9 लाख करोड़ के आसपास आ जाता है आपका कासा। ओके, और इनका कासा करीब कितना रहता है, अराउंड 45%। तो आप सोच सकते हैं 9 into 2 18, 19 लाख के करोड़। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 19 लाख करोड़ के आसपास इनका टोटल डिपॉजिट बेस आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। इस दौरान यस, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स आल्सो डू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। उनको लिक्विडिटी रेशियोज अपने मेंटेन करने होते हैं, वो अपनी सब्सिडरी कंपनीज में भी पैसा डालते हैं। तो ये काफी सारी चीजें। तो ये यहाँ पे इनका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 5,17,000 करोड़ रुपीस का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो आपको जैसा मैंने बताया था कि बैंक्स को कहाँ इन्वेस्ट करना होता है, इनको इन्वेस्ट करना होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में, SLR में इन्वेस्ट करना होता है। और सिक्योरिटीज, परमिटेड सिक्योरिटीज लेनी होती हैं, परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही सिक्योरिटीज ले सकते हैं, अपनी मर्जी से लेंगे। जो परमिटेड नहीं है तो मानी ही नहीं जाएंगी वो सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ग्रोथ 13.5% होनी ही है। क्यों? जब डिपॉजिट्स आपके ग्रो कर रहे हैं 21%, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं तो रेशो उसी हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे भी आपका 13.5% रेशो सॉरी ग्रोथ इसमें इन्वेस्टमेंट्स में हो रही है। अब आता है पेड अप कैपिटल। ये आपको पता है, इट्स ए कंपनी, इट्स ए लिस्टेड कंपनी, इट्स लिमिटेड। ओके, नॉट ओनली इट इज लिस्टेड ऑन NSE बट ऑल्सो ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यूएस गैप के अंतर्गत इसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज निर्धारित होती है, विच इज वन ऑफ द टफेस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज एनीवेयर ऑन दिस प्लेनेट। तो फिर इंडिया गैप में भी होती हैं। पेड अप कैपिटल इनकी 558 करोड़ है। आप कहेंगे यार रिजर्व्स इतने लाखों करोड़ में हैं, पेड अप कैपिटल। यस, इक्विटी कैपिटल को बढ़ाना कोई खेल नहीं है, ये रोज रोज नहीं कर सकते आप। ओके, इक्विटी कैपिटल जनरली कोई भी अपनी इतनी बढ़ाता नहीं है, और वो इतनी रखते रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका काम करते रहते हैं। क्यों करने का इसको बढ़ाना, जरूरत ही नहीं है, कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है स्टैट्यूटरी। 500 करोड़ रुपए कैपिटल चाहिए एक रेट बैंक को, कमर्शियल बैंक को फ्लोट करने के लिए 558 करोड़ रुपए है, खत्म। किसी दिन बोनस लाएंगे स्प्लिट, तो एक के एवज में 10 करेंगे अगर माना, तो 5580 हो जाएगी अपने आप। ठीक है, ओके। तो 558 करोड़ रुपीस इनकी कैपिटल है। अब आता है बैलेंस शीट साइज। देखिए बैलेंस शीट साइज कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग ओके पढ़ते हुए कि क्या होता है। तो सिंपल है, एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होंगे। पैसा लाए कहां से हो और पैसा लगाया कहां है। पैसा लाए कहां से हो दैट इज लायबिलिटी, पैसा लगाया कहां है वो एसेट्स। तो लाना और लगाना दोनों बराबर होने चाहिए, इसीलिए इसको बैलेंस शीट कहते हैं। तो एक साइज का टोटल देख लो दैट इज बैलेंस शीट साइज। तो बैलेंस शीट साइज इज वेरी हेल्दी, ऑलमोस्ट यू कैन से 25 लाख करोड़। याद रखने के लिए पिक्चर, ये फिगर बहुत आसान है। 25 लाख करोड़ गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम राउंड अप करते हैं तो इट इज 24.66 है, तो राउंड अप कर लीजिए, याद रहेगा आसानी से। तो कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहीं आ जाए कि व्हाट इज द बैलेंस शीट साइज ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड, तो आप कह सकते हैं हाँ 25 के आसपास जो फिगर है वही सही फिगर है। 24.66 लाख करोड़। यहाँ पे भी वही कॉरेस्पॉन्डिंग मैचिंग ग्रोथ हुई है 19% की। ओके, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट साइज ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता जा रहा है। 10 साल पहले इट वाज लेस देन 5 लाख करोड़ रुपीज, नाउ इट इज 5 टाइम्स ऑफ दैट। ओके, 10 साल में कोई कंपनी 5 गुना बढ़े
या कोई इसका और एग्जांपल हो ऐसी लार्ज साइज कंपनी का, तो मुझे प्लीज ज़रूर बताना। वैसे मैं अपनी डेटा देखता रहूँगा, लेकिन आपकी नज़र में कुछ ऐसा हो तो प्लीज ब्रिंग टू माय नोटिस। और तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा इस स्लाइड में। ओके, इसी तरह से इनके करंट अकाउंट्स वगैरह जो हैं वो आपकी नज़रों के सामने। अब आइए हमको जनरल नॉलेज इनके बारे में ज्ञात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज ये है, देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस भी कहीं पे भी स्टैग्नेंट तो है ही नहीं, भले ही यहाँ पे थोड़ी कम बढ़ी हो, 50-60 बढ़ी हो, लेकिन बढ़ी है। लेकिन अब फिनोमिनल ग्रोथ हो रही है, 7,821 ब्रांचेस। ओके, तो इस साल भी मुझे लगता है 300-400 ब्रांचेस से बढ़ाएंगे, और होते होते नेक्स्ट 3 to 4 years में इट विल बी the bank will be having around 10,000 branches। भले ही डिजिटल बैंकिंग में ये बैंक बहुत आगे है, लेकिन द पॉलिसी ऑफ द बैंक इज दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू ए ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांच। दैट्स ए लैंडमार्क। एचडीएफसी बैंक की ब्रांच उस कॉर्नर पे है, देखो राइट हैंड पे आपको दिखेगी, लैंडमार्क होता है। लोग जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, किसी से फेस टू फेस बात करते हैं, ओके, और खुशी खुशी अपना काम करा के बाहर आ जाते हैं। इस पल्स को एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छे से पकड़ा है। तो दैट्स व्हाई 7,821 ब्रांचेस है, यहाँ पे भी फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ 23%। देख लेना आप यहाँ पे 6,300 से 7,800, लगभग 1,500 ब्रांचेस एक साल खोली हैं। कहने का मतलब है 3 ब्रांचेस पर डे पर वर्किंग डे 3 ब्रांचेस खोल रहे। कहाँ कौन करता है यार ऐसा, मैं समझ नहीं आ रहा कौन से प्लेनेट से आएंगे। नंबर ऑफ एटीएम्स, देखिए एटीएम्स में क्यों ग्रोथ इतनी नहीं है 23%, बिकॉज ऑफ एटीएम्स का फैशन धीरे धीरे कम हो रहा है। आप पेमेंट कैसे करते हैं? जीपे से करते हैं, गूगल पे से कैसे करते हैं, पेटीएम से करते हैं। बस यहाँ पे एक चीज अखरती है आदमी को कि यार कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जिसका अपना जीपे या पेटीएम या इस तरह से, अरे यार थोड़ा सा लोग कहते हैं लॉस होगा। एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर का एक इंटरव्यू है, नहीं साहब हम तो लॉस में चले जाएंगे। भाई हर नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। इवन एक एम्प्लॉय भी हायर करते हो पहले साल में, तो वो भी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता। ओके, तो आप सोचो अगर आपने 10,000 एम्प्लॉयज लॉन्च किए तो एक साल में आपने कितना लॉस लिया, जब तक वो ट्रेन होकर आपको देना शुरू करेंगे। तो आप भी ऐसे प्रोडक्ट का इजाद करिए, इन्वेंट करिए जो आपको प्रॉफिट देने लगे। ओके, जाइए रिजर्व बैंक के पास, देखिए हमने क्या फिनोमिनल काम किया सर, ये थोड़ा सा हमें लीवे चाहिए। ओके, हम किसी को नुकसान नहीं होने दे रहे हैं, बस अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। और जब हम प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है कंट्री की। जब हम प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं तो डिविडेंड ज्यादा जा रहा है। जब हम प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं तो हमारी रीच बढ़ रही है। मल्टीपल प्रॉफिट्स दे रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रांजैक्शन के लिए हमें चार्जेस देने दीजिए। थोड़ा सा बैंक्स को सोचना पड़ेगा, अदरवाइज कोई वजह नहीं है कि किसी भी बैंक का कोई जीपे, कोई फोन पे, कोई अमेजॉन पे इस तरह से नहीं हो। ओके, खैर ये मेरा काम नहीं है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटीएम्स। अगर आप देख रहे होंगे तो ये तो मोर और लेस फ्लैट जैसा ही है, वो ग्रोथ नहीं हुई है। 10 साल पहले 11,000 थे, अब 19,000 हो गए। तो कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ इसीलिए नहीं हुई है कि डिजिटल बैंकिंग, और डिजिटल बैंकिंग कोई सिर्फ आपकी मोबाइल बैंकिंग ही नहीं होती, इंटरनेट बैंकिंग है, वो भी आप कर सकते हैं। फाइल अपलोड होती है, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं एचडीएफसी बैंक के पास जहाँ पे लाखों लोगों की सैलरीज पे होती हैं, तो वो भी ये ईसीएस या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब चलिए नंबर ऑफ सिटीज कितने, मुझे तो पता भी नहीं था इंडिया में 3,800 सिटीज भी होंगे यार, तो वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, तो इसका मतलब तो 10-12 हजार सिटीज आराम से होंगे इंडिया में। तो ये टाउन्स एंड सिटीज जिसमें है 3,811 में है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी ये लोग और ज्यादा जाएंगे। एम्प्लॉइज में 22.4% ग्रोथ हुई है, विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑल देयर बिजनेस एक्टिविटीज एंड रिजल्ट्स। बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस फिगर से ये ग्रोथ मैच कर रही है। लगभग 1,75,000 के पास इनके एम्प्लॉइज हैं डायरेक्ट इनके पेरोल्स में। और आप ये मान के चलें कि कितने लोगों को रोजगार मिलता है। एचडीएफसी बैंक के एक ब्रांच में स्वीपर भी होता है सफाई करने के लिए, पेंट्री में कुछ होता है, प्लस गार्ड्स होते हैं जो एटीएम देखते हैं, प्लस एटीएम मैनेजर होते हैं, बहुत सारे, एक एक इकोसिस्टम होता है ब्रांच का।
ओके, उसके बाहर एक चाय वाले को भी नौकरी मिलती है, जो टपरी कहते हैं हमारे मुंबई में, जो टपरी होती है उसको तो पैसे खूब कमाता है। ओके, तो पॉइंट यहाँ पे है कि जब एक बैंक ब्रांच ग्रो करती है तो पूरा का पूरा एरिया ग्रो करता है। तो इस फंडामेंटल को लेके आप चलेंगे तभी आप समझ पाएंगे फाइनेंशियल सिस्टम की वाइब्रेंसी। ओके, नेक्स्ट आते हैं डेबिट कार्ड। तो देखिए डेबिट कार्ड 5 करोड़ है इनके पास, अकाउंट्स ज्यादा होंगे। ओके, हर जगह डेबिट कार्ड तो नहीं देते हैं हर अकाउंट में। ओके, सेविंग्स अकाउंट में ही देते हैं, लेकिन करंट अकाउंट्स में नहीं देते। तो अकाउंट नंबर बहुत ज्यादा होता है। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं सोचने की कि 5 करोड़ डेबिट कार्ड है तो 5 करोड़ अकाउंट्स होंगे। नहीं, पहली बात तो हर सेविंग्स बैंक भी में भी अकाउंट डेबिट कार्ड नहीं दिया जाता। और नंबर 2, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इन सब में डेबिट कार्ड नहीं दिए जाते। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 6% ग्रोथ है, जबकि डिपॉजिट्स में ग्रोथ ज्यादा थी 21%। इसका मतलब है हाई टिकट डिपॉजिट्स बहुत आए हैं। ओके, कि नंबर में 6% ग्रोथ हुई यहाँ पे, लेकिन वैल्यू में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे इसको फाइनल स्टेज में हम पहुंच रहे हैं। ये स्टैट्यूटरी एंगल ज्यादा है यहाँ पे बजाय कि पब्लिक के एंगल से, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मैंने बताया था ना कि बाजल कमेटी, बाजल इज ए प्लेस इन स्विट्जरलैंड। वो स्विट्जरलैंड जैसे बैंकिंग का गढ़ है, तो उसी में एक शहर है बाजल। अब वैसे वो गड़बड़ नहीं रह गया जब से ये क्रेडिट स्विस का मर्जर हुआ है यूबीएस में, तो वहाँ भी काफ़ी शेकअप हो गया। तो लार्ज बैंक्स हिल जाएं तो आप समझ सकते हैं छोटे से कंट्री का हाल क्या होने वाला है। ओके, और वैसे भी बैंकिंग इन द एंटायर यूरोप एंड अमेरिका इज शेकिंग बैडली, चाइना इज शेकिंग बैडली। तो बचा क्या? हिंदुस्तान। ओके, हिंदुस्तान में हमारे जो लास्ट 10-12 साल से जो हम लोग रिफॉर्म कर रहे थे, बैलेंस शीट्स को क्लीन कर रहे थे, उसका रिजल्ट आज ये है कि बैंक्स आर ऑन सॉलिड फुटिंग। जब सारी दुनिया लिक्विडिटी क्रंच से मारी मारी फिर रही है, एचडीएफसी बैंक 21% ग्रोथ दिखा रहा है इन डिपॉजिट्स। तो कोई लिक्विडिटी क्रंच को ताक पे रख दिया इसने। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप देख रहे हैं 19%, मतलब इनके पास 19 रुपए 26 पैसे होते हैं तो ये 100 रुपए का लोन देते हैं। बादल कहता है 8 रुपए हो तो बहुत है, रिजर्व बैंक कहती है 12 रुपए हो तो बहुत है, ये कहां पहुंचे? 19 पे। तो आप समझ लीजिए कि कितना ये और दे सकते हैं। अगर ये 19 को 12 पे कर दें तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज विल बी अनलॉक्ड। तो इसको इस तरह से भी ले सकती है इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी कि बॉस आपने तो आइडल डिपॉजिट्स रखे हुए हैं इतने सारे, क्यों नहीं दे रहे हो उनको? 19 की जरूरत क्या है? 13-14 पे लेके आ जाओ यार इसे। लेकिन कंजर्वेटिव बैंक नहीं साहब, बहुत है, ठीक है, हम उसमें इतना कमा रहे हैं, ज्यादा ग्रीड नहीं करेंगे। ओके, तो ये एंगल यहाँ पे आ गया। टीयर 1 कैपिटल रेशियो, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल कैपिटल है, ओके, उसको कहते हैं ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए का मतलब अगर माना आपने 100 रुपए का लोन बैंक से लिया, आप उसको पे नहीं कर पाए टाइम से, तो 100 रुपीज आपका एनपीए हो गया, दैट इज ए ग्रॉस एनपीए। ठीक है, इसके बाद बैंक इसमें फर्स्ट ईयर में कोई 15% प्रोविजन डाल देता है कि भैया तुमने तो एनपीए कर दिया, अभी अपने प्रॉफिट से निकाल के हम एक कोने में पैसे रख देते हैं, कल को आपने कुछ नहीं दिया आज से साल भर बाद तो कुछ तो हमारे पास रहेगा। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। दूसरा क्या होता है, अगर बैंक को दिखता है कि आपके पास 20 रुपये का कहीं पे एक फिक्स डिपॉजिट पड़ा हुआ है तो उसको एडजस्ट कर लेता है। तो 20 ये चले गए, प्लस आपका 15 रुपए का प्रोविजनिंग कर लिया तो 35 रुपए हटा दिए, तो 65 रुपए जो बचेगा वो होगा नेट एनपीए। ये काफी कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस, मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको बताया है। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में फर्क होता है। नेट एनपीए विल ऑलवेज बी लोअर देन द ग्रॉस एनपीए, ये तो आप मान के चलिए। कोई भी ग्रॉस चीज होगी, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से हायर होगा, ग्रॉस डिपॉजिट्स नेट डिपॉजिट से हायर होंगे। ओके, तो एन नेट एनपीए रेशियो क्या रेशियो है यार, कहाँ होता है ऐसा रेशियो? 0.27। 100 रुपए दिए तो 27 पैसे हैं जो खराब है। 100 रुपए लोन दिया तो 27 पैसे ऐसे हैं जो अटके हुए हैं। अटके हुए का मतलब है नहीं आएंगे, नहीं, लॉस एसेट नहीं है, कॉन्टेस्ट करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, गले में हाथ डाल के लेंगे पैसे, लेकिन है कितने? 27 पैसे। कहाँ?
दो आज से 10 साल पहले जब सब बल्ले बल्ले थी तब यही रेशियो हुआ करता था। ओके 0.27 फिर 0.25 थोड़ा सा बढ़ा फिर, क्योंकि मार्केट टफ आ गया। कोरोना टाइम में देखिए आप 0.39 0.4 आ गया। फिर मैंने जैसा आपको बताया बैलेंस शीट सब ना केवल ये तो हमेशा से ही क्लीन थी, लेकिन और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, इन सब की क्लीन हो रही है। इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बैलेंस शीट्स भी अब क्लीन होती जा रही हैं। कोई भी बैंक ऐसा शायद नहीं होगा 22-23 फाइनेंशियल ईयर में जो अभी अभी गुजरा है जिसमें उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे न किया हो। यह सरकारी बैंक है तो डिविडेंड प्लस टैक्स पे न किया हो। तो ये हाल है। ओके तो बैंकिंग इज इन ए स्वीट स्पॉट। व्हाट यू कॉल इन ए स्वीट स्पॉट। अगर किसी कंट्री की बैंकिंग स्वीट स्पॉट पे है तो समझ लो कंट्री कहां पे है, स्वीट स्पॉट पे है। ओके और गोल्ड स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, स्वीट स्पॉट पे है। तो थोड़ा सा खुश हो जाओ। ओके मुंह लटका के मत बैठो। कासा की परसेंटेज मैंने जैसा बताया था करीब करीब 45% यस, तो 44.39% है। तो 100 रुपए अगर डिपॉजिट है तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कितने हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट 44 रुपीज। देखिए कोई भी बैंक इससे ज्यादा चाहेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आती है उसको कहते हैं एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ALM। अभी रिजर्व बैंक कहता है कि भाई आपके पास 44 रुपीज तो ऐसे हैं जो डिमांड डिपॉजिट है, मतलब कस्टमर गया ATM से पैसे निकाल लिए, कस्टमर ने चेक डाल दिया, कस्टमर कह रहा है मेरा अकाउंट बंद कर दो, तो आपको करना पड़ेगा। कोई ब्रांच मैनेजर से पूछ के जाता है ATM में पैसे निकालने, उसकी मर्जी है, पूरे निकाल ले, उसके पास 1 लाख है 1 लाख निकाल ले। तो रिजर्व बैंक कहता है बॉस ये जो लोन आप देंगे ये लोन शॉर्ट टर्म लोन के लिए दें। ऐसा नहीं है 44% है आपने 10 साल के लिए दे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, इसको कहते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच। अब बचे कितने 56%, वो इनके कौन से होंगे, वो टर्म डिपॉजिट्स होंगे या टर्म लायबिलिटी। वो कहते हैं इनको दो आप 3 साल 5 साल के लिए। अब कस्टमर दोनों तरह के आते हैं, एक है वर्किंग कैपिटल वो यहां फिट होता है, लेकिन वो कहता है साहब 7 साल के लिए एक लोन चाहिए, अपना प्रोजेक्ट लगाना है, आपको पूरा ट्रस्ट है उस पर, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उसे लोन दोगे कहां से, इसमें से निकाल के दोगे क्या 44 में से, दैट विल बी डाइवर्जन ऑफ फंड्स। वो ठीक नहीं है, अनहेल्दी होगा। ये जो सारे यूनाइटेड स्टेट्स में ये और स्विट्जरलैंड में ये बैंक ढीले पड़ रहे हैं ना या पड़ चुके हैं, ये सब इन्हीं चीजों की वजह से पड़े। इनको कहते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म, समझदारी अकल के काम। ओके तो चलिए ये हमने देखा कि कासा क्या परसेंटेज है। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रेशो आता है जो आपको पता होना चाहिए, कॉस्ट टू इनकम रेशो। रेशो आपको पता है ओके कि रेशो में क्या होता है, डिवीजन होता है। ओके जहां दो चीजों का रेशियो मतलब एक को दूसरे से डिवाइड करना है, और परसेंटेज अगर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है उसको, ठीक है, जहां पे परसेंटेज आए। तो अब यहाँ पे 2023 में कॉस्ट टू इनकम रेशियो है इनका 40%, मतलब 100 रुपए अगर इन्होंने कमाए हैं इनकम किए तो खर्चे हैं 40 रुपए, ठीक है, 100 रुपए कमाने के लिए 40 रुपए खर्चे हैं। और यहाँ पे आप देखिए इट्स सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कोई रॉ मटेरियल कोई फिक्स्ड एसेट्स नहीं लगते हैं, ये सारा का सारा दिमाग का और इंटरमीडियरी काम होते हैं सारे के सारे। तो इंटरमीडियरी काम है, आपने एक आदमी का पैसा लिया दूसरे आदमी को दे दिया, सर्विसेज दे दी कुछ, ओके तो 40 रुपए देके 100 रुपए लेना तो बहुत शानदार काम हो गया। तो बहुत हेल्दी रेशियो, जितना आपका ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम रहेगा उतना अच्छा है, मतलब कॉस्ट कम है आपकी। तो 40 रुपए करीब इतना ही हमेशा रहा, पहले 45 भी था 46 के आसपास, और फिर इसी रेंज में रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे होता जाता है। आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज ले लिए सोच के कि आने वाले 3 सालों में मुझे ये चीजें बेचनी है इनके थ्रू, तो हो सकता है 1 साल बढ़ जाएगा, ओके लेकिन ओके 40% वंडरफुल। कॉस्ट टू इनकम रेशियो ईयर टू ईयर है दैट इज 42%, ओके 42% कॉस्ट टू इनकम रेशियो। Q4 सॉरी दिस इज Q4 42% है और एनुअल 40% है। तो चलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, ओके अब हम आते हैं अर्निंग पर शेयर। तो देखिए शेयर कैपिटल बेस तो वही 558 करोड़ अगर मैं गलत नहीं वो था,
तो ईपीएस तो नेचुरली ऊपर जाएगा ही जाएगा, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो 79 रुपीज है पर शेयर पे, तो लगभग 80 रुपए उनका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर जो 1 रुपए का, उससे आप 80 रुपए कमा के इनको दे रहे हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए 580 करोड़ में 1 रुपए के शेयर के कितने शेयर्स हैं, तो फिर आपको प्रॉफिट भी यहीं से ही मिल जाएगा 80 रुपीज से, जब आप 79.25 से वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स, एवरेज एसेट साल भर का एवरेज पर डे का करिए और उसको ऐड करते रहिए, 365 से डिवाइड करिए, वो आपका एवरेज एसेट है, उस पे कितना यील्ड आपका आ रहा है, हेल्दी 2.07%, अब तक का हाईएस्ट, इतना तो कभी भी नहीं हुआ। ओके, तो रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स इज फैंटास्टिक। ओके, और ये आपका जो रिटर्न आता है ये प्लस इसके सिवा आप अदर इनकम करते हैं सब कुछ, तो आप इसीलिए इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। डिविडेंड जो दे रहे हैं इस साल, मैं पहले 18 सोच रहा था, सॉरी शायद मैंने कहा भी था, बट इट इज 19 रुपीज। अगर किसी के पास 1000 शेयर्स हैं HDFC बैंक के अभी भी, और वो रखता है डेट तक, जो नोटिफिकेशन की डेट है, तो उसको 19,000 रुपए मिलेंगे। फैंटास्टिक, और बहुत बढ़िया एक डिविडेंड पे कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। इस गोल्ड स्टैंडर्ड पे ही आपको और बैंक्स को परखना है, ठीक है। और मुझे बताइएगा अगर आपको इससे अच्छी परफॉर्मेंस ग्लोबली या इंडिया में दिखे, मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे ओपिनियन में दिस इज द फाइनेस्ट कॉर्पोरेट दैट इंडिया कुड प्रोड्यूस इन द लास्ट 50 years. Thank you so much.